हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 के लिए ऑफिशियल पेपर को यहाँ पर अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो आर्मी अग्निवीर जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर हम यहाँ पर अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो कि लैंसडाउन LUC 28 मार्च 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 28 मार्च 2021 को, यानी कि पिछले साल का या पिछले से पिछले साल का ये एग्जाम पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, और इस पेपर में भी ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, कहीं से भी उठा के देख लेना, ये एक ऑफिशियल पेपर है। इसको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखेंगे, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में कहता है आपके पास कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भावोत्तेजक हिंदू के रूप में किसे सराहा गया? अगर हिंदी इंग्लिश में इसकी बात करें तो हिंदी में कहता है कि हु वाज एडमायर्ड एज टेम्पस्टस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। तो कह रहा है कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भावोत्तेजक हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद को। तो स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भावोत्तेजक हिंदू के रूप में सराहा गया था। ऑफिशियल पेपर है गाइस, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार भी ये पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि मीनबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मीनबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। तो मीनबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेन्नई में है ये हवाई अड्डा। ठीक है ना, चेन्नई में है ये हवाई अड्डा, कौन सा? मीनबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कर्नाटका में मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन द मणिपाल कर्नाटका। तो कर्नाटका के मणिपाल में कौन से बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो कर्नाटका के मणिपाल में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक का। तो सिंडिकेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कर्नाटका के मणिपाल में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल राज्य। तो कौशल राज्य जो है, कोसाला जिसे आप बोलते हैं, तो कौशल राज्य जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि वह वायु जिसमें पूरी क्षमता में नमी होती है, वह वायु जिसमें पूरी क्षमता में नमी होती है क्या कहते हैं? तो इस तरह की वायु को क्या बोला जाता है? पूर्ण आर्द्रता बोला जाता है, विशिष्ट आर्द्रता बोला जाता है, सापेक्ष आर्द्रता, या फिर संतृप्त वायु बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसी वायु को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, संतृप्त वायु बोला जाता है ऐसी वायु को। तो ऐसी वायु जिसमें पूर्ण क्षमता में क्या होती है? नमी होती है, तो इसे संतृप्त वायु बोला जाता है, सैचुरेटेड एयर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी में एक महत्वपूर्ण जनजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब एट द धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज में कौन सी एक महत्वपूर्ण जनजाति है? लेपचा, गद्दी, थारू या अबोहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गद्दी। गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी में एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है ना, 28 मार्च 2021 का। ठीक है ना, कहीं से अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप मिला के देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पेपर है। तो इसी पेपर को हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसकी और ऑफिशियल पेपर आपके लिए लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए लेके रहेंगे। तो उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करवाएं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यालय होता है, तो टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज। तो राज्यसभा जो सदस्य होता है उनका कार्यालय कितने साल का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष का। तो राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उनका कार्यालय 6 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को डैश कहा जाता है? भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर होती है उसे क्या, उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर है, सरहंद नहर है, यमुना नहर है, या ऊपरी बारी दोआब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर उसे क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी?
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शन है आपके पास बेगम हजरत महल, सुल्ताना रजिया या फिर नूरजहां या फिर चांद बीबी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुल्ताना रजिया, या फिर हम कहते हैं रजिया सुल्तान। तो इस बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी इसकी पहली महिला मुस्लिम रूलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि खाकी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है। तो खाकी खाकी नहीं, खासी और गारो जनजाति कहाँ पर रहती है? ऑप्शन आपके पास मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो गारो और खासी जो जनजाति है वो आमतौर पर कहाँ पर रहती है? मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो खासी और गारो जनजाति जहाँ पर है वो कहाँ पर है? मेघालय में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में आता है, कहता है कि प्रधान यमुनोत्तर या ग्रीनविच रेखा डैश अंश यमुनोत्तर पर स्थित है। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट अ डैश डिग्री मेरिडियन। ठीक है ना, कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रधान यमुनोत्तर या फिर जिसे आप कहते हैं ग्रीनविच रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन जिसे आप बोलते हैं, इज लोकेटेड एट डैश डिग्री मेरिडियन, कितने डिग्री पर यह स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वो 0 डिग्री अंश यमुनोत्तर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ डैश में आयोजित की जा रही है। कौन सी दौड़ है? कंबाला। कंबाला रेस एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, इज हेल्ड इन, कहाँ पर होती है ये कंबाला दौड़? एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो कि कहाँ पर होती है? जैसे केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो कहाँ पर की जाती है? कर्नाटका में की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, गोरी बिदनापुर। गोरी बिदनापुर जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। कौन सी? गोरी बिदना बिदना नूर, पुर नहीं है, बिदना नूर है, बिदान बिदान गौरी बिदानूर है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। कौन सी? गोरी बिदानूर। आगे बात करते हैं। कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी डैश कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? शिमला, ऊटी, मसूरी या फिर दिल्ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मसूरी में है। कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? ये मसूरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके पास, ये पत्र नहीं है, ये सूरत है। सूरत में आयोजित किया गया था, बॉम्बे में, कलकत्ता में या दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया गया था? बॉम्बे में। आगे कहता है कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है यानी कि दांतों पे जो सड़न होती है कब होती है? जब मुंह का पीएच कितना कितना कितने से कम हो जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, 7, 8 या 5.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जब मुंह का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में क्या होने लग जाती है? सड़न होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तांबे का गलनांक डैश होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉपर। तांबा कितने डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, पिघल जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1085 डिग्री सेल्सियस पर। तो तांबा जो है वो 1085 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? गलने लग जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र डैश है। आपको बताना है कि द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द केन शुगर केन। केन शुगर या फिर शुगर केन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है गन्ना चीनी का, केन शुगर जो होती है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? साइंस से ये क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, C12H22O11। C12H22O11 जो होता है वो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र होता है किसका? गन्ना चीनी का। कह रहा है कि निम्न में से कौन रक्त संचार में मदद करता है? 4 ऑप्शन आपके पास। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो निम्न में से कौन है जो रक्त संचार में मदद करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लसी कोशिका। लसिका कोशिका, लसिका कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है इसे? लिम्फोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट बोला जाता है लसिका कोशिका को। तो रक्त संचार में जो रहता है यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो हमारे शरीर में रक्त बहता है उसको कौन मदद करता है? लसिका कोशिका मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते कह रहा है कि स्थलीय दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? स्थलीय जो दूरी होती है उसको मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस। तो स्थलीय दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो स्थलीय दूरियों को मापने के लिए एक सही इकाई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ। वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है? पशु का जीवन, मानव का जीवन, पंछी का जीवन, पौधों का जीवन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधों के जीवन का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है गाइस सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण क्या होता है? अधिक एट द हाई अल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग अकर ड्यू टू। अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो नाक से खून आ जाता है, इसका मतलब क्या है? कम वायुमंडलीय दबाव है, निम्न में से कोई नहीं, उच्च वायुमंडलीय दबाव है या अत्यधिक सर्दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कम वायुमंडलीय दबाव होता है ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे नाक से खून आने लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? लकड़ी या का कोयला, पेट्रोलियम या फिर कोयला, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कोयला एक प्राथमिक ईंधन है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। कोयला क्या है? एक प्राथमिक ईंधन है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जिसे आप बोलते हो, वो सर्वाधिक होता है कब? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, सफेद प्रकाश, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, या फिर हरा प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है, कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल प्रकाश में। तो लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस अकर मैक्सिमम इन रेड लाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता है। कह रहा है कि वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एरोडायनेमिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? यह वायु और गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। तो वायु गतिकी क्या है? यह वायु और गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं वायु गतिकी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोरोन ग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? कोरोना ग्राफ। जो कोरोना ग्राफ होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टडी ऑफ वेन्स, यानी कि नसों का अध्ययन करने के लिए, रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए, सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचना, या धमनियों का अध्ययन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोनोग्राफ जो होता है वो किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सूर्य और सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचना, इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोनोग्राफ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसमें आप कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा होता है? कैलकुलेटर है, ट्यूरिंग मशीन है, एबेकस है, या पास्कल लाइन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला गणना यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबेकस था, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि हर्ट्ज डैश की इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? एक आवृत्ति की इकाई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जिसे आप बोलते हो, हर्ट्ज किसकी इकाई है? फ्रीक्वेंसी की। से क्या मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि का मतलब ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई जिसे आप बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक फादर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर बोला जाता है, किसका? कृत्रिम बुद्धि का। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर बर्गमैन ने, हेनरी डेरिंगर ने, या जॉन ब्राउनिंग ने, या फिर सैमुअल कोल्टो ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रिवॉल्वर जो थी उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सैमुअल कोल्टो ने रिवॉल्वर का जो था आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इस बार भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, ये मैथ के क्वेश्चंस है, नीचे रीजनिंग के भी हैं नीचे। ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस है, पूरा 50 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो 50 क्वेश्चन का पूरा पेपर है ये। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें अभी रह गए हैं, वो हम अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो अगली वीडियो में हम आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है ना, लगभग 250 to 60 प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो सभी की प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे आपको एग्जाम से पहले, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो ही हम आपके लिए आगे वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और प्रीवियस ईयर पेपर ला सकें। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर था 28 मार्च 2021 का। इसी तरह की और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस के लिए प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। बढ़ते हैं
मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी